सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, फिलहाल बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी को लेकर एक अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। अब न्यूज़ ये है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस, स्विगी और उसके अलावा 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका फाइनली एंट्री हो चुका है एक मेजर इंडेक्स में। अब ये जो मेजर इंडेक्स की बात हो रही है, ये कौन सी इंडेक्स की बात हो रही है? तो ये बात हो रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। अब देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में बेसिकली वही कंपनी होती है जिससे उम्मीद किया जाता है फ्यूचर में हाई ग्रोथ का। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस इसका पार्ट बन चुकी है, स्विगी पार्ट बन चुकी है, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड इसका पार्ट बन चुकी है। और ये जो सारी रीशफलिंग है वो हमें 21 फरवरी लास्ट फ्राइडे को देखने को मिला था। और ये लास्ट फ्राइडे को जो रीशफलिंग हमें देखने को मिली, इसमें सिर्फ निफ्टी नेक्स्ट 50 का देखने को नहीं मिला, निफ्टी 50 का भी देखने को मिला। तो कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट हुआ करती थी, बट अब उसको निकाल दिया गया है। तो कौन कौन सी कंपनी है? तो पहली कंपनी है BPCL और दूसरी कंपनी है ब्रिटानिया लिमिटेड, जिसको निफ्टी 50 से हटा दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बजाज फाइनेंस का जो टोटल स्टेक है वो कितना है? 88.7% का। अब कोई भी कंपनी किसी इंडेक्स का जब पार्ट बनती है तो उस इंडेक्स में जो पैसा आता है वो ओवरऑल पैसा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे अल्टीमेटली क्या है कि स्टॉक में आपको वॉल्यूम्स अच्छे देखने को मिलेंगे और स्टॉक्स के मूव्स भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो बजाज फाइनेंस का काफ़ी अच्छा कंट्रोलिंग स्टेक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। तो अल्टीमेटली बजाज फाइनेंस का जो वैल्यू है वो इस न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा इन फ्यूचर। और साथ में ये भी नोट करना है कि कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स उस कंपनी के जो प्रमोटर के पास होने चाहिए वो 75% तक है। उससे ज़्यादा अगर वो होल्ड करते हैं तो फ्यूचर में उनको अपने स्टेक्स को डाइल्यूट करना होता है ताकि वो किसी भी कंपनी को ज़्यादा कंट्रोल ना करें जब वो कंपनी लिस्ट हो चुकी है। तो फ्यूचर में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का OFS भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका पैसा बजाज फाइनेंस के जेब में जाता हुआ दिख सकता है। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डिंग जो अपडेट्स हैं वो भी हमें देखने को मिल चुका है बजाज फाइनेंस का। अपडेट्स दोस्तों ये है कि पिछले क्वार्टर में और उससे पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड या फिर हम DIS की बात करें तो वो अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ करती हुई नज़र आ रही थी, और उससे पहले थोड़ी सी स्टेक्स में गिरावट हमें देखने को मिला था। बट अगर हम बात करें लास्ट 2 महीने का, दिसंबर और जनवरी का, तो दिसंबर महीने में भी सेलिंग म्यूचुअल फंड की दिखी है और जनवरी महीने में भी सेलिंग देखने को मिली है। खैर, दिसंबर महीना तो Q3 का पार्ट हो गया, और Q3 के पार्ट में अक्टूबर और नवंबर भी आता है। तो अक्टूबर नवंबर में जो खरीदारी आई थी उस खरीदारी ने कहीं ना कहीं ओवर शेडो कर दिया है दिसंबर मंथ के म्यूचुअल फंड की बिकवाली को। बट Q4 की बात करें तो जनवरी मंथ में म्यूचुअल फंड ने स्टेक्स अपने थोड़े से कम किए हैं। अब कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स उन्होंने बेचा है? तो क्वांटिटीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ी बिकवाली हम इसको नहीं बोल सकते। 3,51,188 स्टॉक्स उन्होंने बेचा है बजाज फाइनेंस का। और अगर इसकी हिस्ट्री को देखेंगे लाइक पिछले 6 महीने की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही महीना ऐसा रहा है जहाँ पर 3 लाख के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले जितने भी नंबर्स आपको दिखेंगे वो 3 लाख से ऊपर का ही देखने को मिलेंगे। तो बोल सकते हैं सेलिंग ज़रूर आई है, बट उस सेलिंग की वजह से म्यूचुअल फंड का जो प्रेजेंस है बजाज फाइनेंस में वो बहुत ही ज़्यादा आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि म्यूचुअल फंड इसलिए भी बेच रही है क्योंकि बजाज फाइनेंस ने पहले की तरह ग्रोथ नहीं दिखाया, बट कहीं ना कहीं अगर रेट कट्स RBI करती है एग्रेसिवली तो बजाज फाइनेंस के ग्रोथ आपको पहले के मुकाबले अच्छे देखने को मिल सकते हैं या फिर पिछले 1-1.5 साल के मुकाबले अच्छे दिख सकते हैं। तो इस चीज़ पे चाहो तो आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं पिछले कुछ टाइम में गिरते हुए दिखे हैं, वो प्रॉफिट्स और ऊपर जा सकते हैं। और रिसेंटली UBS ने भी बताया था कि इनके फाइनेंसिंग मार्जिन में ड्रॉप आ सकती है क्योंकि हाई क्रेडिट कॉस्ट हमें देखने को मिला है, जिससे अल्टीमेटली क्या है कि इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच में जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू बढ़ेगा बट कंपनी के प्रॉफिट्स उतना नहीं बढ़ेंगे क्योंकि फाइनेंशिंग मार्जिन कंपनी का ड्रॉप हो सकता है। अभी 34% पे पिछले 4 क्वार्टर में, इसमें और भी ड्रॉप आ सकती है अकॉर्डिंग टू UBS। बट इन सारी चीज़ों को किसी भी तरह का गारंटी या रिकमेंडेशन की तरह मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड दोस्तों अपडेट सबसे बड़ी ये है कि जैसा कि मैंने बताया 21 फरवरी यानी कि फ्राइडे को निफ्टी की रीशफलिंग हमें देखने को मिली, जिसमें कुछ स्टॉक्स निफ्टी 50 से हटे
तो कुछ स्टॉक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 से हटे, तो कुछ स्टॉक्स की एंट्री हुई निफ्टी 50 में और निफ्टी नेक्स्ट 50 में और भी जो इंडेक्स हैं उसमें। तो जो भी स्टॉक निफ्टी 50 से हटे हैं उसको रिप्लेस किसने किया है? जोमेटो ने किया है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने किया है। और इस वजह से निफ्टी 50 जो है वो फिलहाल क्वाइट एक्सपेंसिव नज़र आएगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके रीजंस को आप समझ सकते हैं। बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ये दो कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को आप देख सकते हैं। बीपीसीएल का 8 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है, वही ब्रिटानिया का 57 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है। अब इनकी जो रिप्लेसमेंट कंपनी है बीपीसीएल की जोमेटो है, जिसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 320 का देखने को मिलता है, और वही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो 96 का है। अब देखा जाए तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाली कंपनी अगर ऐड होगी, और उससे पहले हमने ट्रेंड की भी एडिशन देखी थी, तो कहीं ना कहीं निफ्टी के वैल्यूएशन में इसका एक बोल सकते हैं असर दिखेगा और वैल्यूएशन में थोड़ी उछाल भी दिखेगी। और नोट करने वाली बात यह है कि वैल्यूएशन में तो उछाल आ सकती है, बट इन दो कंपनी के जो बिजनेस हैं, वो बिज़नेस से जो रेवेन्यू आता है वो इतना नहीं आता कि बहुत ही ज़्यादा कमाल के वैल्यूएशन आप इसको बोल सकते हैं। लाइक इनका जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं चलो ठीक है, बिज़नेस की स्टार्टिंग डेज में है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इस वजह से कम रेवेन्यू है, बट जितना रेवेन्यू कंपनी का है उसके हिसाब से मुझे पर्सनली शुरू से ही लगता है कि इसका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। और वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब किसी भी इंडेक्स का वैल्यूएशन ज़्यादा होता है या फिर स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा होता है, तो अल्टीमेटली उसको जस्टिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रोथ, प्रॉफिट और रेवेन्यू। और वो इन दोनों कंपनी की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उसमें से आपको डिसअपॉइंट करती हुई दिखेगी। जोमेटो का तो फिर भी चलो ग्रोथ देखने को मिल जाता है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कितने की पी पे चल रही है? 96 के आसपास की पी पे चल रही है। फिर भी अगर देखोगे इसके 52 वीक हाई से करंट प्राइस के बीच के डिफरेंस को, तो वो है 42.6, यानी कि अच्छा खासा गिरने के बावजूद भी स्टॉक अच्छी खासी महंगी नज़र आ रही है। और ट्रेंड को अगर आइडेंटिफाई करें तो ट्रेंड भी थोड़ा सा हमें बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड साइकिल फॉलो करता हुआ दिख रहा है। अब ये ग्रोथ को देखकर खुश मत हो जाना कि पिछले 1 साल में कंपनी ने रेवेन्यू को 4000% से प्रॉफिट को 6200% से ग्रो किया है। ये एक इनिशियल डेज है, तो यहाँ पर एक भी क्वार्टर कंपनी का अच्छा है तो आप 1000-2000 करोड़ का ही जंप देखोगे रेवेन्यू में। बट जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाएगी तो वो जो ग्रोथ का नंबर है वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। और मार्केट यहाँ पर जो इतना एक्सपेंसिव वैल्यू दे रखी है वो इसलिए दे रखी है क्योंकि ये रिलायंस की कंपनी है, तो उम्मीद है कि कुछ बड़ा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करती हुई दिखेगी। बट जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक की बात करें तो कोई बड़े अच्छे खबर तो हमें देखने को नहीं मिली। बट हाँ, बीच बीच में कुछ न्यूज़ हमें ज़रूर देखने को मिलती है इनके सब्सिडरीज़ की तरफ से, जो कि मल्टीपल सेगमेंट्स में डील करती हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है इन्फो एज। अब देखो दोस्तों, ये Naukri.com की पेरेंट कंपनी है। अब इसके तरफ से अपडेट दोस्तों ये है कि रिसेंटली इन्होंने 1:5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें ये एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सॉरी, छोटी कंपनी तो नहीं है, बट न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट था जिसकी बात हमने किया इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।